बहुत ही आदरणीय आज का अध्यक्ष मंडल, अपने बहने दादरी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, भजन मंडली, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के हौसले बजाए कि 6 महीने से लगातार 2 दिन बीच में रह गए, 26 तारीख को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। आप धरने पर लगातार चल रहे हैं और ये आपकी मेहनत रंग भी ला रही है। वर्षों में जिन टोल खटकर टोल पे भी था, जहाँ भी जाते हैं अपने टोल की चर्चा है और 2 ही टोल जिस प्रकार की व्यवस्था चले, या तो खटखट जिंद का या फिर कितलाना टोल की चर्चा पूरे हरियाणा में। तो मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ इसी विषय में। कल एक जब हिसार के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध प्रदर्शन लिए कल एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ होने जा रहे हैं। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जितने भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे हैं उसके अंदर अपनी भागीदारी दी, बिल्कुल शांति अमन चैन के साथ, क्योंकि सरकार की मंशा है इनको बदनाम करके, किसान को बदनाम करके उठाया जाए। लेकिन हमने भी ये धारण कर रखा कि महात्मा गांधी द्वारा जो अहिंसात्मक सिस्टम से शांति प्रिय आंदोलन जो चल रहा है 6 महीने से, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, और दुनिया की कोई ताकत नहीं इस आंदोलन को उठाने की। ये अपनी मर्जी से उठ के जाएगा। किसान की बात सरकार न माननी पड़े, चाहे आज मान लो चाहे कहते मान लो, मानना पड़ेगा। दूसरे भाइयों से मैं कहता हूँ कि वो भाई भी जो मेरी आवाज सुनने घर बैठे ताश खेल रहे हैं, अपना टाइम यहाँ भाइयों के बीच में लगाए। ज़्यादा संख्या होगी तो सरकार पर दबाव पड़ता है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि कोरोना नाम की चीज़ लगभग अभी 2-4 दिन मोर कि मैं बारिश होगी, कि मैं तूफान आ गया, और कि मैं सारा सिस्टम जब मालिक भी देखे सर, किसाना का तो वैसे नज़दीक नहीं है, पर लकड़ी सोता। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस भाई भी इस मामले में साबित हूँ। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक काम में बहुत लोभी आदमी था और इतना लोभी था कि उसका कोई एंड नहीं था, उससे नीचा कोई हो ही नहीं सकता। गंगा से 12 कोस काम दूर। वह घरवाली बोली तो 1.5 और तो कि मैं करे कोने दान पुण्य तो देखे जाके, तो एक काम कर ले मेरे कहे थे। अब तो उम्र भी ढल गई, मेरे को कोई सांस लकड़ जाएगा तो गंगा में गोतो मारे। तो अपने बोले भाड़ा भी ना लगे, पैदल जाना है। वो अपने पैदल चला गया। उसके दिमाग में आगे भाई अगर पंडा तो रजा नहीं पैसा मांगेगा। वो जो दाग देते हैं शमशान घाट पे, जो दोबारा रखी 500 साल से डेड बॉडी, इन्होंने चला गया, खाली पड़ा कोई नहीं। और जाके भीतर बढ़ गया, गोता मारने लग गया। गोता मार के बाहर लग गया तो भगवान ने भी उसकी वही अच्छा 1.5 आदमी टकरा रहे, इसका तो कोई सिस्टम है नहीं है, इसकी परीक्षा ले। भगवान पंडा बढ़ के जो है गोता मार के बाहर लग गया, पट्टा बढ़का के खड़ा हो गया। बोले उरे भी आ गया। बोले तो सोचे उरे कोई भी नहीं आएगा। बोले संकल्प भर कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बोले ना कुछ नहीं। बोले ना कुछ तो दे। बोला 1 धेला दे दूंगा और वो भी मैं लाया को नहीं करते भिजवा दूंगा। वो ना धो के चला गया। भगवान तो था वो पंडा रूप धारण करके घर ही पूछा, जानने साथ कुंदी खड़खड़ा दी। आवाज आई, बोले कौन? तो लोग आई, बोले ये को पंडा है वो आ रहे हैं। बोले उरे भी आ गया। बोला उसने कह दे आके चो साहब तो बीमार है, फिर भिजवा देंगे। तो भगवान था पंडा रूप में बोला भाई जजमान बीमार हो तो मेरा जाल का धरे, मैं तो उरे ठहर हो जब तक ठीक ना हो। फिर बड़ी दिक्कत आ गई। आंख में डगा किस तरह फिर चली गई बात भीतर। उसने जाके बोले न्यू कैसे को नहीं जा। बोले ऐसा न्यू कह दे मर गया और रोन दे जा तू। तो गेट था आए, बोले भाई महाराज वो तो मर गया। बोला तो भाई जजमान ने दाग दिवा, बोला मैं भी नहीं जा। बोला मैं लाकड़ी इकट्ठी कर ली हूँ, सारा काम में घूम घाम की लाकड़ी इकट्ठी कर ली, ताकि वो भी था पक्का। भगवान हो से भाई 1.5 आदमी भी नहीं देखा। बैठ उसके ऊपर अर्थी पे लेट गया और अर्थी भी बांध दी और लेके लोग आगे आंख ली मेचर पे लेके चाल पड़ा। वो भी साध्य जाके जब वो चता के ऊपर लटा दिया,
जब भी नहीं बोला तो भगवान ने सोचे भी ये तो जाएगा, इसका कोई इलाज है नहीं, मान्या नहीं। उसका कान में बोले भाई चौधरी एक बात से बोले कि बोले मैं इसके कान में एक बात कह लूँ। बोले कह ले। वो जाके नहीं बोला रे मैं तो तेरी परीक्षा लेने खातर आया था, मैं तो भगवान से तो नहीं चाहिए कुछ वो ले ले। उसने आँख खोल ली तो आँख खोल दी शायद वो पंडे का रूप धारण फिर खड़ा पाया नहीं बोला और लेने देने इसलिए कराई तो वो मेरे लिए दिल माफ कर दे। तो भाई समाज के अंदर तो दिल माफ कराने के लिए है, एक इंसान नहीं मिली है। आप देखो हर गांव के अंदर लैंड लग रही है, 10-10, 20-20, 30-30, 50,000 से लेके जिन्होंने पैसा जुड़ा था ना खा के देखा ना दान करके देखा, शरीर छोड़ जा रहे हैं। ये इंसान नहीं है कुछ कर्म करने के लिए, कुछ ऐसा कर्म करके जाए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे भगवान को, हमारे को इस और जीव जंतु से अलग इसीलिए बुद्धि दी है कि हम एक्स्ट्रा कुछ करके जाएं। एक सांस लेने से जिंदगी की शुरुआत है, पहला सांस लेते हैं धरती पाते हैं माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद में शुरुआत, और एक लास्ट सांस छोड़ते हैं। 2 सांसों में जो बीच की दूरी है इसमें चाहे कुछ कर लो वो अपना हाथ में, बाकी और अपना हाथ में नहीं है, और वो है कर्म की पूंजी। लेकिन फिर भी आदमी घमंड में गरूर में 2 पैसा होने सोचता है तेरे से बड़ा साहूकार नहीं, 2 पैसा होते ही थोड़ा सा ज्ञान दे हो गया तो सोचता है तेरे से बड़ा कोई पहलवान नहीं, 2 अक्षर का ज्ञान हो जाए मेरे से ज्यादा बुद्धिमान नहीं। उस अहंकार के अंदर आदमी फंस जाता है, और अहंकार में फंसने के बाद में आदमी खत्म होने का कारण और कोई रास्ता ही नहीं है, अहंकार लेके बैठता है। जिस प्रकार मोदी जी को मौका मिला, गरीब घर में पैदा होया, जैसा वैसे बता रहा चाहे बेची गुजारा कराया। जिस आदमी ने गरीब की तकलीफ को पता हो, जिसका चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है, उसके बावजूद भी गरीब के प्रति दया नहीं तो इंसान नहीं, फिर वो अमान है। इसलिए पिछले कर्म करने के कारण, पिछले कर्म के कारण राजयोग बना और प्रधानमंत्री तक बना, लोगों ने दोबारा भी बनाया। लेकिन जो ही प्रधानमंत्री दोबारा बना, ये जो उद्योगपतियों की चकाचौंध फंस के अहंकार में आकर जो भी मन में यह कर ले भाई जो पूछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सारा सदा गलत, वो अहंकार पैदा हो गया। और उसके कारण ये जमींदार जो 85% छोटी किसानी अपना जो पेट पाल रही थी, इनके साथ पंगा ले लिया। इन्हें सोचे कि वो सिम्मी थे, दूसरे आंदोलन थे, उनको कुचल दिया, ये भी ऐसे कुचला जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके साथ एक बहुत बड़ी ताकत, जो सृष्टि को चलाने वाली वो ताकत किसान के साथ है, ये कुचलने वाला सौदा नहीं है। न गोली से, न दाब से, न भय से, न बदमाशी से, न गुंडागर्दी से, न मुकदमा दे, क्या है तो नहीं, वो अपनी मर्जी से उठेगा, अपने हक की लड़ाई लेके उठाकर सरकार को पहले सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे, अहंकार का रूप धारण करने के बाद अपनी लास्ट जिस प्रकार सरकार सोच रही है कि 2024 का हमारा दोबारा फिर आ जाएगा, सपने ले रहे। सपना लेने तो कुछ लगा नहीं, बोला इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, बोला कितना खर्चा लगा, बोला सामान्य में नहीं लगा, बोले के बाद बोले 25 बात मैंने सोच ली। सोचना अलग बात है, लेकिन समाज जब समाज के अंदर जागृति आ गई, जुल्म के खिलाफ जब जब धरती में जुल्म हुए हैं, जब जब समाज में जागृति पैदा हुई, और उस जुल्म का कितने भी हो, आपने एक जर्मन की कहानी पढ़ी होगी, वो इतना लोकप्रिय राजा था कि दुनिया ने उसको सिर पर उठा लिया, और जब काल पड़ गए वहां पैदावार नहीं हुई, तो वो जो अपने बजाते हैं ना, जैसे अपने तो सारंगी बजाते हैं, वो वीणा बजाते हैं, तो उसकी कहावत बनी दुनिया के अंदर, लोग तड़प के मर रहे मकोड़ों की तरह, और वो अपना वीणा बजाओ महल में। जिन लोगों ने उसको चुना था, राजा बनाया था, उन्हीं लोगों ने इकट्ठे होकर महल के चारों तरफ से घेर लिया, और राजा रानी को, मेरे बुजुर्गों भाई, 4थी मंजिल पे भगा के नीचे मारा। मेरे बुजुर्गों भाई, जब क्रांति आती है, जुल्म के खिलाफ जब लड़ाई लड़ते हैं, तो चाहे कोई फन्ने खाओ, जनता किसी को बढ़ाती है तो ताड़ना भी जानती है। इसलिए सरकार ने भी सोचना चाहिए, कई दिन का सौदा है, कितने बड़े बड़े चले गए, धरती को तोलने वाले चले गए, सरकार आज है कल किसी दूसरे के, लोकतंत्र का तो नाम ही परिवर्तन है। लेकिन उसके बाद भी इतनी हट धार्मिकता, हर तरह से छोटी हरकत करके इस आंदोलन को समाज और के पास मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 साल से कुछ नहीं है, एक पैसा भी ईमानदारी से कोई नहीं लगी हरियाणा में। और जब हरियाणा प्रदेश की सरकार बनी, उस टाइम 69,000 करोड़ का कर्जा था स्टेट के ऊपर, और आज सरकार के ऊपर ये जो बजट पास होया, इसके अंदर 2,43,000 करोड़ था, और आज ये कोरोना का लेके 3 लाख से भी ऊपर टपा देगा।
हर बच्चा पैदा होते ही हरियाणा सरकार के तरफ से 1 लाख रुपए पर बच्चे के ऊपर जन्म लेते ही कर्जदार घोषित है। हरियाणा स्टेट के, सेंटर का तो छोड़ो, ये तो स्टेट का है। यहाँ कोई ईंट नहीं लगी तो कोई व्यवस्था भी नहीं बनी, कुछ काम नहीं हो रहा, बर्बाद होता चलेगा प्रदेश। इसलिए सरकार को भी चाहिए, अभी भी समय है। कबीर ने कहा है यही वक्त, ये बेला, ये साधो, यही समय जागने का, अभी भी टाइम है कि इसको प्रदेश को बचाया जा सकता है। और इनका सिर्फ एक ही दे, और कुछ मत करो, जाति पाति का जहर घोड़े रखो। अगर आप हरियाणा की राजनीति करेंगे तो यहाँ मजबूत जाट कम्युनिटी है, मेजोरिटी में है, तो इसके साथ दूसरे 36 बिरादरी भाइयों को लड़ा दो, जाट वर्सेस अदर। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पटेल है, जिस प्रकार खेती में अपने यहाँ जाट भाई जमींदारा करते हैं, ज्यादा खेती करते हैं, उसी प्रकार वहाँ गुजरात के अंदर पटेल है, पटेल वर्सेस अदर। और अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ मराठा है, मराठा वर्सेस अदर। और फिर भी पारना है तो लास्ट में हिंदू वर्सेस मुसलमान। इसके अलावा मन ने तो कुछ नजदीक सौदा देखा नहीं, इनका गढ़ाने का लाभ, झगड़ा करने का लाभ कुछ भी नहीं है। असली मकसद था देश ने प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, जो देश के अंदर प्रोग्रेस होनी चाहिए थी। हर एक का सपना था, अंग्रेजों से ही लड़ाई लड़े थे कि जुल्म हो रहे थे। हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर पढ़ेंगे, हर भाई को मकान होगा, छत होगा, ईमानदारी से न्याय मिलेगा, बच्चों को इलाज मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये सपना था जब अंग्रेजों के खिलाफ लोगों लड़ाई लड़ी थी। लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद भी, आज 75-76 साल के बाद भी लोगों के इलाज के लिए दवाई नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कहीं स्टाफ है तो वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे नहीं वहाँ स्टाफ है, चार मास्टर, 2 सब्जेक्ट के मास्टर नहीं है। आदमी की प्रोग्रेस का माध्यम सबसे बढ़िया है शिक्षा, शिक्षा के बगैर आदमी आगे बढ़ नहीं सकता, उसी में पे चढ़ते जा रहे। सीटेट टेस्ट की कंडीशन लगा दी, जो बीए डिग्री कर दी, अलबत्ता तो वैकेंसी नहीं। आप देखिए पिछले पढ़े लिखे बैठे, मास्टर बैठे, सारी उम्र यूनियन में रहे, पिछले साल से 3 साल से आप देख रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजीएल के थ्रू 20,000 वैकेंसी निकालती थी हर साल। जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स में जो इंस्पेक्टर लगते थे, डायरेक्ट कंपटीशन होता था, ईमानदार से बच्चों का सिलेक्शन होता था, वो वैकेंसी खत्म करके 6,000 कर दी सालाना। और 6,000 भी 3 साल से वो भी नहीं हो रही। जो बच्चे पढ़ लिख के हैं कहाँ जाएंगे? कोई रोजगार नहीं है, कोई दिशा नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है। गांव के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, 500, 700 बच्चे घूम रहे हैं, कोई उनका भविष्य नहीं है। जो हिंदुस्तान का भविष्य है उनका कोई आधार नजर नहीं आया। तो देश बनाना चाहते हैं, क्या देश बनेगा क्या? इसलिए जरूरी है अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा की, जो हर बच्चे को पढ़ने के लिए मौका मिले, गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ लिख दुनिया में आगे बढ़े। लेकिन हमारे वो व्यवस्था सरकारों का ध्यान है, सिर्फ एक ही ध्यान है, इनको मजदूरी पर रखो। 5,000 से लेकर 10-12,000 डीसी रेट की को नौकरी है, और वो भी ठेकेदार के थ्रू। सुबह से शाम तक मेरे पास 10,000 एप्लीकेशन रखे, 10,000 बच्चों लगा रखे। वो कह रहे हैं भाई एक वो हमारा थोड़ा है, इसमें लंगड़ पेश करवा दे, कई तो नहीं कैसे, चाहे 2 भी ना दे, व्यस्त हो जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट समाज के अंदर आ रही, सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है, ये बच्चे बेरोजगार हों। और ये लेबर टाइप है, पढ़े लिखे होंगे तो अपना हक मांगेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो इनका हक देना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर जिस प्रकार आप चाइना के अंदर जाएंगे, वहां चारों तरफ बाउंड्री खेलते थे और अंदर ही मजदूरी कराते हैं। उनको 100 रुपए, 50 रुपए, आधे से ज्यादा तो रोटियों में मजदूरी करते हैं। ये जो दिखावा, जो ड्रामा करते हैं ना, उसी प्रकार का ढमढमा यहाँ। अब आप बिहार पल्ली तरफ जाएंगे, अपने यहाँ हरियाणा में 500 रुपए से घाट कोई मजदूर नहीं मिलेगा। आपको बिहार, उड़ीसा पल्ली तरफ जाएंगे, 50 रुपए में, 100 रुपए में चाहे ट्रेन भर। और वहां का जमींदार जो था वो उसकी कड़ तोड़ रखी है। ये जो अपना जो मध्यम वर्ग जो बैठे, अपने जहाँ बैठे हैं, हम मध्यम वर्ग में। अगर आप ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो वहां पर 2 तबके हैं, या तो बहुत धनाढ्य हैं जिनके पास अरबों खरबों संपत्ति है, या वो आदमी है जो शानदार मजदूरी करके अपना पेट नहीं पाल सकते, शरीर पर कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी। और बच्चों में पढ़ाई की तो बातें छोड़ो, माँ के चूचियों में दूध नहीं, बच्चा सूख के मर रही हालात अंदर जाके तो देखो। हम तो सौभाग्यशाली हरियाणा प्रदेश, साधन संपन्न व्यवस्था है। और इसी की ताकत है जो मध्यम वर्ग जो मजबूत है,
पूरी दुनिया की पूरी सरकार की नंगा टेक रही है इस मध्यम वर्ग को इस तीनों कानूनों में लाके। ये जो मध्यम वर्ग है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुछ हिमाचल, कुछ JNK का, ये जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है, ये मध्यम वर्ग है। इस मध्यम वर्ग को भी उसी निम्न वर्ग में लाने के लिए नीचे जाके जो मजदूरी पर पेट पड़ता है उसकी हालात पैदा करने लेकर है। ये मध्यम वर्ग की ताकत है जो पिछले 6 महीने से आप लोग धरना चला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ बैठे हुए हैं। अगर आप बिहार उधर का किसान लेके आएंगे तो 100 रुपये की मजदूरी खोट के 24 घंटा आंदोलन नहीं कर सकता। ये सरकार की निगाहटी होगी इस आंदोलन को कमजोर करने की, और ये कमजोर होगा जब फूट पड़ेगी। ये फायदा उठाते हैं जाति पाति का। और सबसे मैं ये भी बताना चाहता हूँ भाइयों को, सबसे ज्यादा नुकसान जमींदार तो थोड़ा बहुत खेती करने जेल भी जाएगा, जो दूसरे जो भाई है वो मरेगा सबसे पहले। क्यों? जो थैली 50-30 रुपए किलो मिलती है वो ने गोदाम में जाते 150 रुपए किलो मिलेगी। शानदार मजदूरी नहीं मिले, क्या होगा? आपने देखा होगा पानी पेट्रोल पंप लगा हुआ है, रिलायंस का देखा है किसी ने? ये रिलायंस के पूरी इंडिया के अंदर इन्होंने 10-12 साल हो गए पंप लगाए। इनके अंदर तेल क्यों नहीं डाल रहे? इसलिए डाले कि यहाँ के तेल को उठा के इनको बाहर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं है, वहां पैसे कर रहे हैं। जब सारा सौदा इनके गोदाम में चला जाएगा, स्टॉक करने की जो छूट है इस कानून के अंदर, वो सारा सौदा चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, सारा स्टॉक इनके पास चला जाएगा तो अपनी मर्जी से बेचेंगे। और जब यहाँ से ज्यादा पैसा उन्होंने अमेरिका में या दूसरी जगह गरीब देशों में मिलेगा तो वो सारे माल को उठा के वहां बेचेंगे। और जो हमारे यहाँ गरीब भाई हैं वो ताकते रहेंगे मुंह पे, न रोजगार मिलेगा, न खाने को भोजन मिलेगा, न शरीर में कपड़ा मिलेगा, कुछ नहीं। छोटी छोटी लंगोटी में टाइम पास करने, उधर जाके तो देखो कितना बुरा हाल है। तो इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो मेरी भाई आवाज सुने, अपने आने वाले कौम को, अपने आने वाले समाज को, अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए वो भाई भी जो बैठे बैठे ताश खेल रहे हैं और सोच रहे वैसा ही चले, वैसा नहीं है। इसमें अपनी हाजिरी जरूर करा लें, अपना योगदान दें। भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मैं तो नेता लोगों को कोई नेतागिरी भी जब चलेगी, ये कोई व्यवस्था होगी। अच्छा समाज होगा तो राजनीति भी बढ़िया होगी। अगर समाज खत्म हो जाएगा तो राजनीति किस चीज की? ये गोज कतरा इकट्ठा हो जाएगा, फिर कोई राम तरह चैन पहले ही दया नहीं है। क्योंकि जिसके दिल में दया नहीं है वो इंसान नहीं हो सकता। ये हजारों करोड़ जो इकट्ठा करते हैं, जो आपकी टैक्स की जो चोरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं, और उनको सोचते हैं अभी औलाद की भले की उम्मीद करते हैं। घोड़ा डूबेगा बनाए पानी, बेईमानी का। आपने एक देवंदर डॉक्टर पढ़ा होगा, अभी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है 125 आदमियों की। क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? किसका मतलब भाई? 2 मिनट। 125 नौजवान आदमियों की किडनी काट ली कोरोना की आड़ में, जिसने 125 परिवार बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया। और वो डॉक्टर उस पैसे से अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन भाइयों के साथ जुल्म किया। बहुत से भाई दिन रात कर रखे हैं, डॉक्टर बहुत से भाई सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, वो भी डॉक्टर है, कर्मचारी है। दूसरे भाई हैं, पुलिस वाले भी हैं, होमगार्ड भी हैं, लग रहे सेवा में। और दूसरे वे भी हैं जो एक सिलेंडर 400 रुपये मिलता है 20,000 में बेच रहे हैं। एक एम्बुलेंस का किराया पंजाब तक का 10,000 का है, 20,000 का है, वो 1.5 लाख रुपए ले रहे किराया। इंसानियत मर गई, इंसानियत नहीं रही। क्यों? जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाना था, वो संस्कार हम दे नहीं पाए। वो संस्कार के बगैर एक ही टारगेट है, पैसा पैसा लाओ, पैसा दो, पैसा। बेईमाना सारा कर गया। और वो बेड़ा हुआ करके ऊपर से कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं जाता। पानी ऊपर छोड़ोगे नीचे पड़ेगा। अगर ऊपर से भ्रष्टाचार बंद हो, नीचे पैसा ले ले। लेकिन रोड़ा किस चीज का है? सारा बेड़ा गर्क होगा, पैसा लूटो, मौज मारो और समाज को धोखे में रखो। ये राजनीति होगी। राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारना नहीं थे। तो सेवा भाव है, त्याग है, तपस्या का नाम। राजनीति को करना चाहो तो रात में 12 बजे फोन करते हैं। कोई रात ऐसी नहीं जाती जो 12 बज के 6 मिनट 5-7 चाय की शराब पीने करना पड़ो करेगा। प्रधान जी सो रहे हो, और कोई काम बता दे भाई। किसी की ऑक्सीजन नहीं, किसी का बेचारा सिलेंडर नहीं है। और 2 घटना तो मैं दादरी की बताता हूँ। एक कोरोना का मरीज सनस्पर की बहू थी, MLR में एडमिट करा के सरकारी हॉस्पिटल में। उसने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है।
दादरी का एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कह दिया कि आप यहाँ ले आओ, हम आपको वेंटिलेटर दे देंगे। उसे सौदा करा 1.5 लाख रुपया एक दिन के लेंगे। वो आने से पहले दूसरा हो गया, बोले तूने 2 दूंगा, मेरे लिए एडमिट करे। वो महिला बेचारी छोरी रो, उसने कि अब ये फोन कर, बोले अंकल जी ऐसे ऐसी बातें। मनुष्य कहा मुझको 5 मिनट तो तेरे है, 6 मिनट मेरी है, साला तेरे बवालत कम है। ये वहाँ जीतता मरता ऑक्सीजन ले रहा था, तने इसको बुलाया क्यों? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे बुला लिया आपने इसको? उसको एडमिट कराया, रात काटी, फिर उसको गुड़गांव में शिफ्ट करवाया, उस बहन की जान बच गई। ये है मामला। सारा सौदा दादरी के में इतना हो रहा था, मैंने बताओ और बाकी कहाँ हो? तो मेरे भाइयों से प्रार्थना है, कुछ कर्म करके जाएं, कुछ नहीं। बोले बाबा बड़ी दुख पाई, बोले कुछ न कुछ जिम्मेवारी ली होगी। जिम्मेवारी तकलीफ लेती है। तो कल का प्रोग्राम है एसआर के अंदर, मेरे भाइयों से प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा भाई उसमें पहुँचे शांति अमरन चेहरे के साथ, और उसमें अपनी भागीदारी जताएं। 5-7 हज़ार वहाँ इकट्ठे होंगे और सरकार को ये बताएंगे भाई जुल्म मत कर, इसका बहुत टाइम हो लिया, इसलिए शांति प्रिय जो मुकदमे भाइयों बने हो मुकदमे वापिस करें। वो होंगे जब आप लोग आएंगे। तो मेरे भाइयों से प्रार्थना है अपने टोल की अपनी हाजिरी वहाँ पे दर्ज करें। मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा 10:30 बजे। और 3 नारे मेरे कहने से खटकर टोल के ऊपर, नासा बॉर्डर पर, संगो बॉर्डर के ऊपर, जहाँ जहाँ किसान यूनियन के भाई बैठे हैं वहाँ आपकी आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए, वहाँ आपकी आवाज़ आनी चाहिए। और मुझे खुशी है, इस कहने में भी कोई संकोच नहीं है। सबसे ज़्यादा वैसे तो सब लगे हुए हैं, जिसकी भावना घर बैठे की आंदोलन वो भी लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा है 24 घंटा हर टोल पर जाने का मुझे मौका मिलता है। अपने कतलाना टोल की हर जगह चर्चा है। आपकी ईमानदारी, आपकी त्याग और तपस्या हर मामले में सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है। इससे दूसरे लोग भी सोचते हैं, चर्चा करते हैं, यार वो बैठा, हमें तो नहीं पता, हम तो भाई पागड़ी आदमी, तो हम आदेश करो वैसे कर लेंगे, मानते हो इस बात। तो 2-3 नारे आवाज़ बुलंद करना कि हर टोल तक अपनी आवाज़ पहुँचे। किसान एकता, किसान एकता, थाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।